का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब जो हमारे टीथ जो है, टीथ से हम चिविंग करते हैं, फूड को चबाते हैं, ठीक है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। और जो टंग है, टंग का मूवमेंट होता है जिससे हम फूड को मिक्स करते हैं, ये हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है। और जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी मूवमेंट होती है जिससे फूड हमारी बॉडी में पास होता है, ठीक है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है। और केमिकल प्रोसेस क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में जो बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? एक तरह के केमिकल्स हैं ना, तो इसलिए डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल जो हमारी बॉडी करती है, ठीक है, केमिकल जो हमारी जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल के द्वारा जो डाइजेशन होता है, इसलिए इसे कहते हैं मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जैसे सबसे पहले जब हम फूड लेते हैं तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? माउथ। माउथ से हम फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आता है। बक्कल कैविटी का काम होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब होता है, जैसे मैस्टिकेशन क्या होता है समझिए। हमारे जो बक्कल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? टीथ पाया जाता है, और सलाइवा। सलाइवा जो हम सिक्रीट करते हैं वो भी बक्कल कैविटी में आता है। सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करती है वो भी बक्कल कैविटी में आता है। और टंग जो है ये भी बक्कल कैविटी में है। तो ये क्या करती है? टीथ टीथ का काम होता है चीविंग, फूड को चबाना, ठीक है, चीविंग करना। और सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेशन, फूड को लुब्रिकेट करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है। और टंग क्या करता है? अब इस जो लुब्रिकेट फूड को पूरा मिक्स करता है। मिक्स करना, चीविंग, लुब्रिकेशन एंड मिक्सिंग, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब एक डाइजेस्ट करना, ठीक है। मैस्टिकेशन होता है, इसमें चीविंग और लुब्रिकेशन और मिक्सिंग सब होता है, ठीक है। इसलिए बकल कैविटी काम होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। दूसरा काम काम क्या होता है? सोलोइंग या डेग्लूटिशन। सोलोइंग मतलब निगलना, इसका मतलब है निगलना, ठीक है। सोलोइंग मीन्स निगलना, इसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। सोलोइंग मीन्स निगलना। फूड का निगलना भी बक्कल कैविटी की में जो टंग होता है, टंग की हेल्प से होता है, इसलिए इसे बक्कल कैविटी का काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सोलोइंग। जब फूड मैस्टिकेट हो जाता है तो उस मैस्टिकेटेड फूड को क्या कहते हैं? उसका नाम चेंज होता है। फूड की जगह उसको हम बोलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बोलस। जो फूड मैस्टिकेट हो जाएगा, जिसको हम निगलेंगे और उसको फेरिंग्स में पास करेंगे, वो फूड कहलाएगा बोलस। जो फूड मैस्टिकेट होकर वो फेरिंग्स में जो पास होगा उसे हम बोलस कहेंगे, ठीक है। बोलस का जो फॉर्मेशन हुआ है बक्कल कैविटी में, अब ये बोलस जो है बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। ये जो बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जब किस प्रोसेस से ले जाते हैं? सोलोइंग या डेग्लूटिशन कहते हैं, निगलना, ठीक है। बक्कल कैविटी से किस में जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। सोलोइंग या डेग्लूटिशन इसे कहते हैं। अब ये फेरिंग्स से किस में जाएगा? ईसोफेगस में। फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाएगा। तो ईसोफेगस जो है, जैसे ये ईसोफेगस, ईसोफेगस एक बड़ी पाइप है, ठीक है, एक इतनी लंबी पाइप है। तो इस पाइप में क्या होता है? एक तरह का मूवमेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। एक तरह का मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जैसे ये पाइप है तो यहाँ से ऐसे फूड आया, बोलस आया, ठीक है। तो बोलस आता है तो ये जो ईसोफेगस है इस तरह का, इसमें इस तरह से वेवी मूवमेंट होता है, ऐसे कहते हैं वेवी मूवमेंट। जैसे ये यहाँ पर आया तो इस फूड यहाँ पर आया, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पर कांटेक्ट करेगा, फिर ये कांटेक्ट करेगा तो ये फूड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस तरह से आ जाएगा। तो इसे, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि ईसोफेगस में किस तरह का मूवमेंट होता है? ईसोफेगस में किस तरह से मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये ईसोफेगस से फूड कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। स्टमक में, ठीक है। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच एक तरह का मैंने बताया था वाल्व पाया जाता है। ईसोफेगस जैसे यहाँ से स्टमक चालू हो गया तो यहाँ पर, यहाँ से ये स्टमक चालू हो गया, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक। तो यहाँ पर एक तरह का वाल्व पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर एक, इनके बीच में, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक तरह का वाल्व पाया जाएगा, इसे कहेंगे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है।
गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, ये वाल्व पाया जाता है इसोफेगस और स्टमक के बीच में, ठीक है। इसे गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। और इसोफेगस में किस तरह का मूवमेंट होता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट पाया जाता है। और बकल, जब बोलस बकल कैविटी से फेरिंग्स में आएगा तो उसे क्या कहेंगे, सोलोइंग या डिग्लूटिशन। सबसे पहला है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है। बक्कल कैविटी में जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो बक्कल कैविटी से बाहर है, वो बक्कल कैविटी में क्या सलाइवा सिक्रीट करती है, ठीक है। सलाइवा सिक्रीट करती है तो वो सलाइवा कहाँ आता है, बक्कल कैविटी में आता है, ठीक है। इस सलाइवा का जो पीएच होता है ये होता है 6.8, ये याद रखने की चीज़ है। सलाइवा का जो पीएच होगा 6.8 होगा। 6.8 मतलब लेस देन 7 होता है। अगर लेस देन 7 है तो इसका मतलब ये एसिडिक है, इसलिए इसे कह रहे हैं स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच, ठीक है। तो और जो सलाइवा में बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, सलाइवा में बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, SCO3 माइनस, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और एंजाइम भी पाए जाते हैं, और एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम पाए जाते हैं। सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम। ये दो एंजाइम पाए जाते हैं। ये पहला है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी एमाइलेज। एंड सेकंड है लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम पाए जाते हैं सलाइवा में, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर एंजाइम पाया जा रहा है, बकल कैविटी में एंजाइम पाया जा रहा है, मतलब इसका मतलब डाइजेशन कहाँ शुरू होगा, डाइजेशन का स्टार्ट बकल कैविटी में ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम सलाइवरी एमाइलेज का काम देखते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप फॉर्म है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट तो उसे स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को, अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है, स्टोर, ठीक है। तो स्टार्च को ये क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट में एजेंट का काम करता है। मतलब जैसे हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उस बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए प्रिवेंट इन्फेक्शंस, एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है लाइसोजाइम। और स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब इसमें जो 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का जो 30% डाइजेशन होता है ये बकल कैविटी में हो जाता है, ठीक है। ये बकल कैविटी में हो जाता है। 30% डाइजेशन, 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी में ही हो जाता है। बोलस अब बकल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से फिर इसोफेगस में, और उसके बाद स्टमक में आता है। फेरिंग्स और इसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं है, इसलिए अब हम डायरेक्ट डाइजेशन इन स्टमक की बात करते हैं। डाइजेशन स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक की जो लास्ट, जो इन सबसे इनर लेयर होती है, जो मैंने बताया था इनर लेयर कौन सी होती है, ये है सबसे इनर लेयर म्यूकोसा। स्टमक की इनर लेयर वो म्यूकोसा होती है। इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो जो म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब कोई भी ग्लैंड होती है तो उस ग्लैंड कई तरह की सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, कई सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती है, 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं। इसमें से पहली टाइप है म्यूकस नेक सेल। 3 टाइप की सेल पाई जाती है, एक है म्यूकस नेक सेल, दूसरा है पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स, ठीक है, थर्ड है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है। पेप्टिक और चीफ सेल्स, ठीक है। सेकंड सेल है पेप्टिक या चीफ सेल्स, ये सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन, ये एंजाइम है, ठीक है, ये दोनों एंजाइम है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ये होते हैं एंजाइम। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये एक्टिव नहीं होते हैं, इसे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में थे इसलिए इसे कहते हैं
प्रो एंजाइम, ये क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम, ठीक है। पेप्टिक चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये एंजाइम्स हैं पर इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए इसे प्रो एंजाइम कहते हैं। और फिर पैराइटल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स भी कह सकते हैं या ऑक्जेंटिक सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ये वो केमिकल्स जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं उसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये इतना याद रखिए कि पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे इसोफेगस में एक मूवमेंट हो रही थी, उसे पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कह रहे थे ना, तो उसी तरह स्टमक में भी एक मूवमेंट होती है, इससे कहते हैं कर्निंग मूवमेंट, ठीक है। कर्निंग मूवमेंट से क्या करता है? वो जो बोलस फूड जो आया था उसे बोलस कह रहे थे, वो बोलस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करता है, ये मिक्सिंग करता है। इससे क्या होती है? मिक्सिंग होती है, फूड की मिक्सिंग होती है। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। तो उसका नाम चेंज होता है। तब उसके कहते हैं, जब स्टमक के अंदर आएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा फूड, तो उसे हम काइम कहेंगे, ठीक है। अब जो प्रो एंजाइम पाए जा रहे थे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो उसको एक्टिव करने के लिए जो HCl जो सीक्रेट हो रहा था उसकी हेल्प से ये एक्टिव हो जाते हैं, HCl क्या करता है? HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये कैसे फॉर्म में आ जाता है? ये अब एक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। पेप्सिन क्या हो गया? एंजाइम का एक्टिव फॉर्म हो गया। अब ये एक्टिव हो गया तो ये अब वर्क करेगा। पेप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में। क्योंकि स्टमक में HCl का सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए स्टमक का pH क्या रहेगा? ये एसिडिक रहेगा और स्टमक का pH सब इतना 1.8 रहता है। किसकी वजह से? HCl की वजह से। स्टमक में जो HCl सिक्रीट होता है तो उसका pH एसिडिक होता है, HCl का pH एसिडिक होता है और वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका pH होता है 1.8, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो ये क्या करता है? HCl ये हमारी स्टमक है, स्टमक की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, इसे म्यूकस को ये जला भी सकता है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ है, जला भी सकती है, बर्न कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में जो म्यूकस होता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट HCO3-, ठीक है, ये कहाँ पाया जा रहा था? जो सलाइवा में पाया जा रहा था। ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस ये मिलकर ये फूड को लुब्रिकेट करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम को, मतलब म्यूकस की जो इनर लेयर होती है, ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे ये HCl की वजह से हमारी जो म्यूकोसा है वो बर्न ना हो, ठीक है। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट ये लुब्रिकेशन भी देते हैं और प्रोडक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम की प्रोडक्शन भी करते हैं। और अब ये एंजाइम कौन सा पाया जाता है? रेनिन भी हमारी जो स्टमक में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, ऐसे प्रोरेनिन होता है। प्रोरेनिन इसको भी एक्टिव करते हैं। प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम है पर इसको एक्टिव करता है HCl, ठीक है। ये रेनिन एंजाइम ये बच्चों में एक्टिव रहता है। बच्चों में क्या होता है? इन्फेंट जो दूध पीते हुए बच्चे होते हैं, तो ये डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इसलिए ये बच्चों में एक्टिव रहता है। इन्फेंट जो दूध पीते बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं? इन्फेंट, ठीक है, उसमें एक्टिव रहता है। जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। रेनिन भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और पेप्सिन भी, यह भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। फूड अब स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ये फूड जब स्टमक में था तो ये क्या कहला रहा था, काइम। ठीक है, स्टमक में जब ये फूड था तो ये काइम कहला रहा था, और जब ये जैसे ही ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसका नाम हो जाता है काइल। ठीक है, इसको काइल कहते हैं, काइल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस भी आता है, हिपैटिक जूस भी आता है, और इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस तो जो सिक्रीट होता है, ठीक है, वो तो होता ही है। पैंक्रियाटिक जूस और हिपैटिक जूस किस डक्ट से आते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से। और ये तीनों के जो एंजाइम होते हैं ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस और हिपैटिक जूस, इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करते हैं। और उसके बाद इस इंटेस्टाइनल जूस का भी जो एंजाइम होता है ये भी काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम पैंक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में 6 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 6 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ये 6 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब ये भी एक्टिव नहीं है। जैसे स्टमक में प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम थे उनको भी वो भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुए थे, तो वो एक्टिव किससे हुए थे, HCl से एक्टिव हुए थे। इसी तरह इनको भी एक्टिव करने के लिए कोई ना कोई केमिकल चाहिए। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं उसमें सबसे पहला एंजाइम कौन सा था, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये इसको एक्टिव करता है एंटेरोकाइनेज। ये भी एक तरह का एंजाइम है जो सिक्रीट होता है, केमिकल जो सिक्रीट होता है किससे, जो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको सिक्रीट करता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन बाकी जितने एंजाइम्स हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और बाकी जितने एंजाइम हैं, ये सबको ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन मतलब एक्टिव कर देता है। ये कौन सा है, एक्टिव फॉर्म है ना, एक्टिव। अब ये ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और बाकी जितने एंजाइम है सबको ये एक्टिव करता है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह लाइपेजेस को लाइपेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो एक्टिव ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं, ठीक है, जो एक्टिव हो गए थे, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज जिसका डाइजेशन स्टमक में हुआ था, स्टमक में जिसका डाइजेशन हुआ था, प्रोटीन का डाइजेशन होकर क्या बना था, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज बना था। ठीक है, और जो बची हुई प्रोटीन होती है ये इनका डाइजेशन और डाइजेशन करता है। ठीक है, इनको कन्वर्ट करता है ये डाईपेप्टाइड में। ठीक है, पेप्टोन्स और प्रोटीजेज को कन्वर्ट करता है किसमें, डाईपेप्टाइड में, और बची हुई जो प्रोटीन है उसको भी डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो स्टार्च है, स्टार्च को जो एमाइलेज है, जो एमाइलेज पाया जा रहा है पैंक्रियाटिक जूस में, जो एमाइलेज पाया जा रहा है वो स्टार्च को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। जो 30% स्टार्च जो कन्वर्ट हुआ था माल्टोज में और बाकी जो 70% रह गया है उसको ये क्या करता है, एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्च को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। इस स्टार्च को क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्च को पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं। ठीक है, वो पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन करता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लियेजेस पाए जाते हैं, ये दो एंजाइम में से न्यूक्लियेजेस एंड लाइपेजेस। न्यूक्लियेजेस क्या करता है, जो हमारे फूड में जो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं उन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड में। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इसको न्यूक्लियोसाइड में भी कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियेजेस कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
अब इसके बाद लास्ट एंजाइम बचा लाइपेज, ठीक है। लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? फैट का डाइजेशन करता है। लाइपेज हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। फैट को क्या करता है? पहले कर डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। फैट को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है? बाइल जूस में पाया जाता है बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं और बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एंड फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। बट इसमें कोई भी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोई भी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है, नो एंजाइम, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स दो टाइप के होते हैं, दो पिगमेंट होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन कहते हैं, बिलीरुबिन। और सेकंड होता है बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन होते हैं और बिलीवर्डिन होते हैं। और बाइल साल्ट कौन कौन से होते हैं? दो तरह के साल्ट पाए जाते हैं बाइल साल्ट, जिसे हम बाइल साल्ट कहते हैं। ये होते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट। और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। इसमें किसी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट को, जो फैट का जैसे इतना बड़ा फैट का कोई टुकड़ा है, ठीक है, फैट का टुकड़ा है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देता है इसका। तो इन टुकड़ों को कहते हैं माइसेलीज इनको कहते हैं, ठीक है। फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इमल्सिफिकेशन ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ फैट डाइजेशन। ये फैट डाइजेशन का पहला स्टेप, फैट को पहले छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो इसे ही इमल्सिफिकेशन कहते हैं। कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ फैट डाइजेशन। और ये जो बाइल जूस है ये एक्टिवेट करता है लाइपेज को। लाइपेज क्या करता था? फैट का डाइजेशन करता था, जो पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या था? लाइपेजेस था लास्ट, तो वो उसको एक्टिवेट कौन करता है? ये बाइल जूस एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसलिए ये फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? जो सबसे अंदर की लेयर कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा में दो तरह की सेल्स पाई जा रही है। एक कहते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं? गॉबलेट सेल्स सिक्रेट करती है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करती है, जो स्टमक में पाई जा रही थी गॉबलेट सेल्स, जो म्यूकस सिक्रेट कर रही थी, ठीक है। और एक तरह की सेल्स पाई जाती है, इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स। जैसे ये सेल्स है, सेल के ऊपर इस तरह से उभार है, ठीक है, हल्का हल्का ब्रश की तरह उभार है, ठीक है। ये सेल्स है ऊपर हल्का हल्का इस तरह से ब्रश की तरह उभार है, इसलिए इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स। ये ब्रश बॉर्डर सेल्स है, ये भी कोई केमिकल सिक्रेट करती है, ठीक है, ये भी कोई केमिकल सिक्रेट करती है। तो म्यूकस और ब्रश बॉर्डर सेल्स के जो केमिकल होता है, ठीक है, इसका नाम नहीं दिया है म्यूकस एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स। इसका जो सिक्रीशन है, ये दोनों मिल के एक जो जूस निकलेगा, जो इन दोनों का जो मिला हुआ मिक्स होगा, उसे कहेंगे इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसी को हम इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे। म्यूकस and the secretion of brush border cells is called intestinal juice। इंटेस्टाइनल जूस और क्या कहते हैं? सक्कस इंटेरिकस, SUCCUS, सक्कस इंटेरिकस, ENTERICUS, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं? सक्कस इंटेरिकस। गॉबलेट म्यूकस एंड द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ब्रश बॉर्डर सेल्स जो सेल्स जिसमें ऊपर की तरफ ब्रश की तरह उभार होता है, उसे ब्रश बॉर्डर सेल्स कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जा रहे हैं? डाइसेक्राइडेज, ठीक है, लाइपेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। और जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है, जो पैंक्रियास से सिक्रेट हो रहा है, जैसे स्टमक में म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या कर रहा था? उसके लेयर को प्रिवेंट कर रहा था। इसी तरह ये भी
म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आया है? पैंक्रियास से आया है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। और यही बाइकार्बोनेट इसको पीएच, स्मॉल इंटेस्टाइन को पीएच एल्कलाइन पीएच देता है, एल्कलाइन पीएच देता है, 7.8 पीएच देता है। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होगा? 7.8। ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर, उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है, उसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, उसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, BRUNNERS, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो, जैसे डाईपेप्टाइड बनाया था पैंक्रियाज ने, ठीक है, प्रोटीन को डाईपेप्टाइड बनाया था पैंक्रियाज ने, ठीक है। तो इस डाईपेप्टाइड को ये क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है इंटेस्टाइनल जूस में? डाईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइड को कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए ये डाईपेप्टाइडेज, ठीक है। और माल्टोज, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसमें माल्टोज को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा? माल्टेज, ठीक है। इससे डाईपेप्टाइड की बात है तो डाईपेप्टाइडेज, ठीक है। माल्टोज की बात है तो डाई माल्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। देखो, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में, ठीक है, लैक्टेज। सुक्रोज को कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा? सुक्रेज, ठीक है। ये करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब न्यूक्लियोटाइड की बात की जाती है, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा एंजाइम काम करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। डाई एंड मोनोग्लिसराइड, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ये क्या है? ये फैट को डाइजेस्ट होने से क्या बना है? डाई एंड मोनोग्लिसराइड, डाई एंड मोनोग्लिसराइड। तो इसको कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा? जो फैट को डाइजेस्ट करता था, फैट को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा? लाइपेजेस, ठीक है। लाइपेजेस क्या बनाएगा? फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं, ये प्रोडक्ट जो हैं ये इसी फॉर्म में अब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये अब डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट बन गए, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज ये सब फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये जो डाइजेशन हुआ है, ये जो लास्ट पार्ट हुआ है डाइजेशन का, एंड पार्ट, ये कहाँ हुआ है? ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम में हुआ है। ये कंप्लीट कहाँ हुआ है? ड्यूडेनम में। और जो एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और जितने भी सिंपल प्रोडक्ट हैं इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट कहाँ होता है? जेजुनम और इलियम में। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? सेकंड पार्ट जेजुनम और इलियम में। और जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। डाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं? वो न्यूरल कंट्रोल में होती है। न्यूरल मतलब माइंड के कंट्रोल में। न्यूरल कंट्रोल में जो हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम पाया जाता है उसके कंट्रोल में होता है, और हार्मोनल कंट्रोल में होता है। न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होता है, मतलब जो हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके कंट्रोल में होता है वो, और न्यूरल कंट्रोल में होता है।